हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के 34 महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको समझना है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनको आपको याद करना है। तो यदि आप इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपके ये 34 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है। लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? विकल्प है पहला यहां पर लाल, दूसरा विकल्प है काला, तीसरा विकल्प है पीला, चौथा विकल्प है भूरा। लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? उत्तर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल। कैसा होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मृदा अपरदन है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? यानी किसे मृदा अपरदन या प्रश्न में पूछ लिया जाए भूस्खलन। आप लोग ध्यान देंगे, यदि आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको प्रश्नों का आंसर समझ में आ जाएगा जिसे आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मृदा अपरदन पूछा जाए या भूस्खलन पूछा जाए, आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर पहला है विकल्प मृदा का जमाव होना, दूसरा विकल्प है मृदा को नदी में बहाकर, तीसरा विकल्प है जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन होना, चौथा विकल्प है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन या भूस्खलन कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब मृदा एक स्थान से, मृदा अर्थात मिट्टी एक स्थान से, मान लीजिए इस स्थान से किसी अन्य स्थान पर धीरे धीरे पानी के कारण बहकर, पानी के साथ बहकर या किसी भी कारण, वायु के कारण या अन्य कारणों से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं या भूस्खलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सतत पोषकीय विकास क्या है? पहला विकल्प है सतत विकास होते रहना, दूसरा विकल्प है कई वर्षों से होने वाला विकास, तीसरा विकल्प है विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न होना, चौथा विकल्प है विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। तो सतत पोषकीय विकास से तात्पर्य है कि ऐसा विकास, यदि विकास हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, उसे क्या कहते हैं? सतत पोषकीय विकास। क्या कहा जाता है? सतत पोषकीय विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन सी मृदा पाई जाती है। विकल्प है पहला रेतीली मृदा, दूसरा विकल्प है पर्वतीय मृदा, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मृदा, चौथा विकल्प है काली मृदा। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्खात भूमि कैसी होती है? यहां पर पहला है विकल्प ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है, दूसरा विकल्प है खुदी भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती, और चौथा विकल्प है पहाड़ी भागों में
भूस्खलन वाले क्षेत्र। तो उत्खात भूमि कैसी होती है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती, उस भूमि को क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। नदियों के द्वारा लाया गया जो अवसाद होता है और उस अवसाद से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? पहला विकल्प है पर्वतीय मृदा, दूसरा विकल्प है रेतीली मृदा, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मृदा और चौथा विकल्प है काली मृदा। तो नदियों के द्वारा लाए गए यानी बहाकर लाए गए अवसाद से किस मृदा का निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पहला विकल्प है खनन क्रिया, दूसरा विकल्प है वनोन्मूलन, तीसरा विकल्प है अत्यधिक सिंचाई, चौथा है विकल्प अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों अत्यधिक सिंचाई। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्न में कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि जलोढ़ मृदा की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता? पहला विकल्प है जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, दूसरा विकल्प है अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं और अगला विकल्प है यह कपास के लिए उपयुक्त है। तो निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, यह विकल्प सही है। दूसरा है अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, यह भी विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं, यह विकल्प भी सही है। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है जलोढ़ मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है, यह विकल्प क्या है? गलत है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यह कपास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है? तो पहला है विकल्प यहाँ पर मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, दूसरा विकल्प है ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, तीसरा यहाँ पर विकल्प है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, और चौथा है मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है। यह वाला जो है कथन क्या है, यानी ये जो है मरुस्थलीय मृदा के बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी उद्गम या उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न में से कौन सी है? पहला विकल्प है काली मृदा, दूसरा विकल्प है जलोढ़ मृदा, तीसरा विकल्प है लैटेराइट मृदा, चौथा है लाल मृदा। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न में से कौन सी है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, काली मृदा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चादर अपर्दन क्या है? तो आपको बताना है कि चादर अपर्दन क्या है। पहला विकल्प है मिट्टी की विभिन्न परतों में अपर्दन होना, दूसरा विकल्प है परत दर परत अपर्दन होना, तीसरा विकल्प है जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है, और चौथा विकल्प है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले अपर्दन। तो चादर अपर्दन क्या है? जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो उसकी क्या होता है? तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है, उसे क्या कहते हैं? चादर अपर्दन कहा जाता है।
प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क नवीकरण योग्य संसाधन है, यह प्रवाह है या जैव है या अनवीकरण योग्य है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर हो जाएगा अनवीकरण योग्य। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा विकल्प अजैव, तीसरा विकल्प मानवकृत, चौथा विकल्प अचक्रीय। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पुनः पूर्ति योग्य जो है यह ज्वारीय ऊर्जा नहीं है, यानी ये अजैव है, मानवकृत है, अचक्रीय है, लेकिन इसे पुनः पूर्ति योग्य यानी पुनः इसकी पूर्ति की जा सकती है, ऐसा नहीं है। यहां पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो विकल्प है यहां पर आप लोग ध्यान देंगे पंजाब, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश के मैदान, तीसरा विकल्प है हरियाणा और चौथा है उत्तराखंड। तो दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि किस राज्य में यानी किस प्रांत में सीढ़ीदार या प्रश्न में लिखा हो सोपानी खेती की जाती है। उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? विकल्प पहला है जम्मू और कश्मीर, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प है झारखंड। तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए, यानी संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? पहला है विकल्प जैव और अजैव संसाधन, दूसरा विकल्प है नवीकरण और अनवीकरण संसाधन, तीसरा है विकल्प प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन, चौथा विकल्प है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? उत्तर हो जाएगा जैव और अजैव संसाधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो पहला है विकल्प झारखंड, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है राजस्थान, चौथा है बिहार। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों के अनुसार गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? आपको बताना है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? तो पहला है विकल्प पवन, दूसरा विकल्प है हिमनद, तीसरा विकल्प है जल, चौथा है विकल्प पशुचारण। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा जल, क्योंकि जल के माध्यम से ही पर्वतों की मृदा अपरदित होती रहती है, और यह जल ही मृदा अपरदन का साधन है। कहाँ का? पर्वतों का, क्योंकि वर्षा के जल के द्वारा पर्वतों की मृदा का अपरदन होता रहता है। अगला प्रश्न है, भूमि एक, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, संसाधन है। भूमि जो है कैसा संसाधन है? क्या प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे ना तो मानव ने बनाया है ना ही सौर ऊर्जा से निर्मित हुई है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सी मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा विकल्प है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है? पहला है विकल्प काली, दूसरा विकल्प है पीली, तीसरा विकल्प है लैटेराइट, चौथा विकल्प है सीमेंट।
काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी भी होती है, लेकिन सीमेंट जो है यह किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से अजैवीय संसाधन कौन सा है? पहला है विकल्प चट्टानी, दूसरा विकल्प है पशु, तीसरा विकल्प है पौधे, चौथा है मछलियां। तो कौन है जो अजैवीय संसाधन के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चट्टाने हैं या पशु या पौधे या मछलियां। तो उत्तर होगा अजैवीय संसाधन वह होते हैं जिनमें प्रायः जीवन नहीं पाया जाता, यानी जो जीवित अवस्था में नहीं होती, जो विकास नहीं कर सकती, वृद्धि नहीं कर सकती, उन्हें कहते हैं अजैवीय संसाधन। और जैवीय संसाधन किसे कहा जाता है? जिनका विकास होता है और जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे पशुओं में जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी जीवन पाया जाता है, मछलियों में भी जीवन होता है, यानी वह जीवित अवस्था में होती हैं। लेकिन जो चट्टाने हैं ये अजैवीय हैं क्योंकि इनमें जीवन पाया नहीं जाता। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे यहां से प्रश्न। पहला है विकल्प पोटास, दूसरा विकल्प है चूना, तीसरा विकल्प है फास्फोरस, चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो दिए गए विकल्पों में से किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में ज्यादातर देखने को मिलती है? पहला विकल्प है पोटास, चूना, फास्फोरस। उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरस ये सब पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? पहला है विकल्प कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है बॉक्साइट। तो दिए गए विकल्पों में से कौन है संभावी संसाधन के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संभावी संसाधन है यहाँ पर पवन ऊर्जा, यह एक संभावी संसाधन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा संसाधन है जो पुनः चक्रीय है? पहला है विकल्प लोहा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा विकल्प है ज्वारीय ऊर्जा, चौथा है पशुधन। तो यहाँ पर लोहा जो है यह पुनः चक्रीय संसाधन है, क्योंकि इसका हम दोबारा क्रमवार से प्रयोग कर सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से चक्र के भांति, जिस प्रकार से चक्र में एक तीली बार बार आती है, उसी प्रकार से लोहे का नए नए रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह कैसा संसाधन है? पुनः चक्रीय संसाधन है। कौन? लोहा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? पहला विकल्प है बागान, दूसरा विकल्प है चारागाह, तीसरा विकल्प है भूमि, चौथा है खनिज संसाधन। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? उत्तर होगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा भूमि। क्यों? क्योंकि यह जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। बागान जो है मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, चारागाह भी मनुष्य के द्वारा निर्मित हो सकते हैं, खनिज संसाधन भी मनुष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भूमि, इसे मनुष्य नहीं निर्मित कर सकता, यानी यह जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधन है। कैसा? प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? पहला विकल्प है पवन ऊर्जा, दूसरा है विकल्प सौर ऊर्जा, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? इसका उत्तर होगा प्राकृतिक गैस जो है यह परंपरागत संसाधन है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पहला विकल्प है राजस्थान,
दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखोगे पहला विकल्प है फास्फेट, दूसरा है नमक और तीसरा है विकल्प जस्ता, चौथा विकल्प है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है यह आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न अगला है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प लाल मिट्टी, दूसरा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी, तीसरा विकल्प है काली मिट्टी, चौथा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी। तो मैंने आपको कई बार इस प्रश्न को याद करने की ट्रिक भी बताई है जो कि इस प्रकार से है, का से कपास होगा और का से हो जाएगा काली मिट्टी, का से कपास, का से काली मिट्टी। यानी कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर पहला है विकल्प गुजरात, दूसरा विकल्प है ओडिशा, तीसरा विकल्प है पंजाब, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, मत्स्य उद्योग, तांबा या चट्टाने। तो मैंने ही आपको बताया था कि जिन संसाधन के अंतर्गत यानी जहां जीवन पाया जाता है, जिनकी वृद्धि और विकास होता है, वह होते हैं जैव संसाधन, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनकी वृद्धि और विकास नहीं होता, वह होते हैं अजैव संसाधन। प्रश्न में पूछा है जैव संसाधन क्या है? तो लोहा, इसकी ना तो वृद्धि होती है, ना ही विकास, ना ही इसमें जीवन होता है, तो ये गलत है। तांबा, इसमें भी वही कंडीशन है, यहाँ भी ये विकल्प भी गलत है। चट्टाने भी गलत है क्योंकि ये अजैव संसाधन है। तो जैव संसाधन क्या है? मत्स्य उद्योग। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने आपको बता दिए हैं 34 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न। आपको क्या करना है? इन सभी प्रश्नों को लिख लेना है, इन्हें तैयार कर लेना है अच्छे से। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।